जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं विपिन कुमार आपके साथ फिर से जुड़ गया हूँ बायोलॉजी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, बात करते हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 6 जो हम लोग कंटिन्यू पढ़ते चले आ रहे हैं। वंशागत के आणविक आधार जो है ये पाठ चल रहा था, और इस पाठ में हमने डीएनए का रेप्लिकेशन जो किस प्रकार से होता है, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा होता है, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या गजब की शानदार लाइन लिखी हुई है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष के बिना जीवन में अच्छे दिन भी नहीं आते। तो कहीं ना कहीं आपको संघर्ष करना पड़ता है अच्छे दिनों का इंतजार करते हुए। आज हम बात करें डीएनए की रेप्लिकेशन की। तो इसको डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होने के लिए हमको कुछ एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। उन एंजाइम में एक तो आपका डीएनए पॉलीमरेज ही है, एक एंजाइम आपका डीएनए पॉलीमरेज है, और इसके अलावा डीएनए लाइगेज होता है, टोपो आइसोमरेज भी होता है। टोपो आइसोमरेज, पेन चेंज कर लेते हैं, कौन सा ये टोपो आइसोमरेज भी एंजाइम होता है। हमने कहा था एंजाइम के लास्ट में ASE लगता है। डीएनए पॉलीमरेज होता है, टोपो आइसोमरेज होता है, एक हेलिकेज होता है। हेलिकेज क्या करता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को काटने का काम करता है, ये हेलिकेज होता है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड होते हैं वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड से लगे हुए होते हैं दोनों नाइट्रोजन क्षार, तो उनको हेलिकेज काटने का काम करता है। और एक SSBP प्रोटीन भी यहाँ पे लगती है। SSBP प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन होती है। यह प्रोटीन क्या करती है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो होती है, जब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग एक्चुअली होते हैं, जैसे ये एक्चुअली डीएनए था, डीएनए का एक स्ट्रैंड अलग, एक स्ट्रैंड अलग, एक होता है 5' से 3', तो एक 3' to 5'। अब जब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग होते तो यहाँ पे सुपर कॉइलिंग आ जाती है। तो सुपर कॉइलिंग को दूर करने के लिए यहाँ पे SSBP प्रोटीन आ जाती है, और SSBP प्रोटीन क्या करती है, यहाँ से डीएनए के सेगमेंट को काट करके कॉइलिंग को, सुपर कॉइलिंग को कम करके उसको फिर से जोड़ देते हैं। तो ये कुछ आपके बेसिक रिक्वायरमेंट हैं। जब इसको पढ़ेंगे तो पता लगाएंगे एक्चुअली कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो आवश्यकता लगती हैं डीएनए के मतलब डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो मज़ेदार सेशन है, अच्छे से एंजॉय करिएगा। देखिए, सजीव कोशिकाओं जैसे ई कोलाई में रेप्लिकेशन हेतु एंजाइमों के समूहों की आवश्यकता होती है। मतलब एक एंजाइम नहीं, एंजाइमों का ग्रुप चाहिए। मुख्य एंजाइम जो डीएनए पर निर्भर करता है वह है डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ जोड़ के एक चेन बनाता है, जिसको हम जो होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड चेन का बहुलीकरण यानी पॉलीमराइजेशन कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज, इसका नाम ही है। पॉलीमराइजेशन करता है किसका, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने का काम करता है। वही आगे लिखा भी है कि यह डीएनए टेम्पलेट का उपयोग, मतलब डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं जो टेम्पलेट की तरह काम करते हैं, उसी पर नया डीएनए बनता है। डीऑक्सी न्यूक्लियोराइड वही मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन के बहुलकन को जो है उसको प्रेरित करता है ना। यह एंजाइम काफ़ी प्रभावी है क्योंकि बहुत ही कम समय में अधिक संख्या में न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के एक पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करता है। अब यहाँ पे तुलना की गई है कि अगर ई कोलाई की बात करें तो उसमें जो है, एक मिनट बैक कर लेते हैं। अगर हम कल्पना करो कि ई कोलाई में जो है 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर मिलते हैं। अगर मानव की बात करें तो वहाँ पे 6.6 इंटू 10⁻⁹ इतने बेस पेयर मिलते हैं, जिनमें रेप्लिकेशन के प्रक्रिया को पूर्ण होने में 18 मिनट का समय जो है वो लगता है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि बहुलीकरण की जो औसत दर है वो लगभग 2000 न्यूक्लियोटाइड प्रति सेकेंड बनते हैं। यानी एक सेकेंड में कितने न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, 2000। किसकी उपस्थिति से, डीएनए पॉलीमरेज की प्रेजेंस से।
ये केवल बहुलकीकरण को तेज नहीं करते, यानी केवल पॉलीमराइजेशन को ही नहीं करते, बल्कि अधिक शुद्धता के साथ अपक्रिया को भी स्टिमुलेट करते हैं, इसको कैटालाइज करते हैं कि अपक्रिया तेजी से हो और बहुत ही एकदम अच्छे तरीके से हो। रेप्लिकेशन में किसी भी तरह की गलती के परिणाम स्वरूप उत्परिवर्तन होता है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा की दृष्टि से जो रेप्लिकेशन की प्रक्रिया वो काफ़ी महंगी प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि अब यार डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड हैं उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा की वहाँ पे ऊर्जा की लॉस होता है, ऊर्जा का लॉस होता है। तो ये काफ़ी मतलब महंगी प्रक्रिया मानी जाती है, क्योंकि डीएनए के स्ट्रैंड को तोड़ना, फिर डीएनए की चेन को तोड़ना, फिर पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करना, उसका पॉलीमराइजेशन करना, तो दैट्स यार काफ़ी जो है ऊर्जा का लॉस होता है। अतः डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करता है। मतलब एक्चुअली ये होता है कि जिससे जब न्यूक्लियोटाइड की आप बात करते हो, जब भी आप न्यूक्लियोटाइड की माय डियर बात करते हो तो न्यूक्लियोटाइड यही तो होता है। एक बार आपको फिर से समझा देते हैं, सही से चित्र बनाते हैं। ये आपकी पेंटोस शुगर है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ होता है। मार्कर चेंज कर लेते हैं। ये पहले वाले कार्बन से कोई ना कोई नाइट्रोजनी क्षार लगा हुआ होता है, फिर मार्कर चेंज। और तीसरे या फिर इस पांचवें वाले कार्बन से कोई ना कोई फास्फेट, मान लेते हैं कि पांचवें वाले कार्बन से एक फास्फेट जुड़ गया तो ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। अगर एक और फास्फेट जुड़ गया तो ये बन जाता है मतलब एक और फास्फेट जुड़ जाने से ये, मतलब एक फास्फेट जुड़ने से ये बन जाता है मोनोफास्फेट, 2 से डाईफास्फेट, और एक और फास्फेट जुड़ जाएगा तो ये बन जाता है ट्राईफास्फेट। तो वहाँ पे यही लिखा है ट्राईफास्फेट। अब ये जब 2 फास्फेट जुड़े तो पहला फास्फेट जब ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा जो है रिलीज होती है। तो जो ये ट्राईफास्फेट वाला होता है इसी को बोलते हैं एटीपी। इसी को बोलते हैं एटीपी। एटीपी का मतलब एडेनोसिन ट्राईफास्फेट, है ना। 2 होते हैं तो एडेनोसिन डाईफास्फेट एडीपी। जब एक फास्फेट टूट जाता है तो एडीपी का निर्माण होता है। आपको आगे पढ़ाएंगे एडीपी कैसे बनता है। और जब ये भी फास्फेट टूट जाता है तो बनता है एएमपी। एएमपी यानी एडेनोसिन मोनोफास्फेट, जब एक फास्फेट जुड़ा होता है, यानी न्यूक्लियोटाइड को ही कहा जाता है एडेनोसिन मोनोफास्फेट। थोड़ा सा अच्छा जो है बनाते हैं, बनाने का। 1 मिनट तो बाइक ही चला गया। देखिए एक बार फिर से समझिए कि जैसे ये आपकी राइबोस शुगर है, मान लेते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे 5वां कार्बन है, यहाँ पे जुड़ गया कौन, नाइट्रोजन क्षार। इसके 5वें कार्बन से, मार्कर चेंज कर लेते हैं, इसके 5वें कार्बन से एक फास्फेट जुड़ा तो ये बनता है न्यूक्लियोटाइड, और इसे को कहा जाता है एएमपी यानी एडेनोसिन मोनोफास्फेट। अगर इसी से एक और फास्फेट जुड़ा तो बन जाता है एडीपी, यानी 2 फास्फेट से डाईफास्फेट हो गया एडेनोसिन डाईफास्फेट। अगर यहाँ पे ये तीसरा फास्फेट और जुड़ गया तो बन जाता है एटीपी। टी और पी बन जाता है, इसको बोलते हैं एडेनोसिन ट्राईफास्फेट। अब एडेनोसिन ट्राईफास्फेट जो 2 फास्फेट हैं, यहाँ से ये वाला, यहाँ से माय डियर ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, और जब ये भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो और भी ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। तो यानी ये जो होते हैं ये हाईली एनर्जेटिक बॉन्ड होते हैं, ठीक। तो ये जो होते हैं एटीपी, ये हेल्प करता है कब, जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो वहाँ पे ये हेल्प करता है। तो वहीं आप लिखा भी हो, एक बार पढ़ लेते, समझा देते आपको हम। इसके अतिरिक्त अविस्तर की तरह कार्य करते हुए बहुलकीकरण की अपक्रिया करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है कौन, एटीपी। जो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राईफास्फेट में 2 टर्मिनल फास्फेट, वही जो साइड में 2 फास्फेट जुड़े थे उनको हम लोगों ने नाम दिया था टर्मिनल फास्फेट। वो हाईली एनर्जेटिक बॉन्ड से बने हुए होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा जो है रिलीज करते हैं जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो जो 2 आपके फास्फेट होते हैं उनको हम टर्मिनल फास्फेट कहते हैं। अगला लिखा कि अधिक शुद्धता के साथ रेप्लिकेशन प्रक्रम को पूर्ण करने हेतु डीएनए पर निर्भर जो डीएनएज पॉलीमरेज के साथ अन्य एंजाइम भी काम करते हैं एक्चुअली।
अन्य एंजाइम की भी आवश्यकता होती है। लंबे डीएनए अणुओं के दोनों जो स्ट्रैंड होते हैं एक साथ अलग नहीं होते, क्योंकि इसके लिए जो होता है ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तभी तो अलग हो पाएंगे। और रेप्लिकेशन हेतु डीएनए कुंडली छोटे छोटे भागों में खुलती है, जिसको हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। यानी रेप्लिकेशन फोर्क माने होता है शाखा, रेप्लिकेशन फॉर्क। डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज बहुलकन केवल एक दिशा यानी 5' से 3' की ओर ही, मतलब जो होता है नया जो स्ट्रैंड होता है वो 5' से 3' की डायरेक्शन में ही जो है पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। और यह प्रतिकृति यानी यह रेप्लिकेशन फॉर्क पे कुछ जटिलता पैदा भी करती है। फलस्वरूप 3' to 5' जो ध्रुवणता वाली टेम्पलेट की लड़ी पर जो रेप्लिकेशन होता है वो कंटिन्यूस होता रहता है, यानी लगातार एक न्यूक्लियोटाइड फिर अगला न्यूक्लियोटाइड फिर अगला न्यूक्लियोटाइड। लेकिन जो 3' to 5' वाली जो टेम्पलेट है यानी दूसरी टेम्पलेट है उस पे जो है जो नया स्ट्रैंड बन रहा है वो रुक रुक के बनता है, यानी डिसकंटिन्यूअस तरीके से बनता है। इसके बाद यह असत रूप से मतलब कंटिन्यूअस रूप से संश्लेषित होता है, यानी इसका सिंथेसिस होती है। और सिंथेसिस के लिए डीएनए लाइगेज द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं, यानी जब खंड खंड में बनता है तो इसको डीएनए लाइगेज क्या करता है, इन खंडों को जोड़ देता है। किस प्रक्रिया के द्वारा? सिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा इनको जोड़ देता है, इससे नया स्ट्रैंड बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए चित्र में सारी चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट हैं कि ये एक्चुअली डीएनए था। देखिए ये इस चित्र में आपको अच्छे से दिख रहा होगा। देखो ये एक्चुअली स्ट्रैंड था, ये 5' है, ये 5' है, ये वाला स्ट्रैंड 5' से 3' इन पे ख़त्म हुआ। तो यहाँ पे एक्चुअली चैन जो है वो यहाँ पे देखो ये टोपो आइसोमरेज एंजाइम है। जो टोपो आइसोमरेज एंजाइम क्या करता है, सुपर कॉइलिंग को दूर करता है। यहाँ पे देखो SSBP प्रोटीन है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन होती है। जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन इस जो ये स्ट्रैंड है इसमें सुपर कॉइलिंग ना आए, इस वजह से इसको दूर करती है। ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो छोटा सा ये आपको ये ब्लू कलर का जो टुकड़ा है ये लगा हुआ है। ये ब्लू कलर का टुकड़ा ऐसे लगा देती है ताकि ये स्ट्रैंड आपस में फिर से ना मिल पाएँ। और फिर से मिल जाएंगे तो यहाँ पे डीएनए जो चैन बन रही है वो चैन बन ही नहीं पाएगी, है ना। इस वजह से ये यहाँ पे SSBP प्रोटीन भी काम करती है। और आगे समझाते हैं। यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, ये हेलिकेज एंजाइम एक्चुअली है ये जो ये ब्लू कलर का जो रेक्टेंगल है ये हेलिकेज एंजाइम इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। यानी जो हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में जुड़े थे इनको तोड़ने का काम करता है कौन? हेलिकेज। गलत हो गया था एक्चुअली। और जो SSBP प्रोटीन है वो यहाँ पे लगी हुई होती है, यहाँ पे ये जो आपके पर्पल कलर बना हुआ है, पर्पल कलर ये यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रोटीन लग जाती है ताकि ये जो स्ट्रैंड है ये आपस में फिर से ना मिल पाएँ। और यहाँ पर भी SSBP प्रोटीन लगी हुई ताकि ये स्ट्रैंड फिर से ना मिल पाएँ। इसके अलावा अगर बात करें तो डीएनए प्राइमेज होता है। यहाँ पे डीएनए प्राइमेज होता है तभी जाकर ये चैन जो है आगे बन पाती है। और डीएनए प्राइमर भी यहाँ पे काम करते हैं। डीएनए लाइगेज क्या करता है? डीएनए लाइगेज जो इन टुकड़ों को जोड़ने का काम करता है। जो देखो ये स्ट्रैंड अलग है, ये अलग है, तो इसको डीएनए लाइगेज जोड़ने का काम करता है। और डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनए पॉलीमरेज एक नई चैन का निर्माण करता है। यहाँ पे ये आपका जो कंटिन्यूअस जो स्ट्रैंड बनता है, ये नया स्ट्रैंड बन रहा है, कंटिन्यूस बन रहा है। कंटिन्यूस जो स्ट्रैंड बनता है नया वो 5' से 3' एंड की तरफ बनता है। और ये कंटिन्यूस बनता है जिसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। दूसरा जो होता है वो रुक रुक के बनता है जिसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। जब इसके स्ट्रैंड अलग अलग होते हैं तो बाद में डीएनए लाइगेज इन स्ट्रैंड को दूर मतलब सिंथेसिस करता है और इनको आपस में जोड़ देता है। जब जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण होती है तो इस प्रकार से ये जो खंड बनते हैं इन खंडों को हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। जैसे एक खंड बना फिर खंड रुक गया, फिर अगला खंड बना फिर खंड रुक गया, तो ये इस प्रकार के जो फ्रेगमेंट होते हैं इन फ्रेगमेंट को हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन प्रक्रिया के दौरान जो छोटे छोटे खंड बनते हैं, है ना,
उनको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं, जो बनते हैं लैगिंग स्टैंड पे, और जो कंटिन्यूस फॉर्म में बनते रहते हैं वो लीडिंग स्टैंड पे बनते हैं, उनमें कोई खंड नहीं होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से डीएनए का रेप्लिकेशन है। इसमें कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो तो आप हमको कमेंट्स करके बता भी सकते हैं। ठीक है, हमने जो है सारी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया है। चलिए एक बार फिर से आपको संक्षेप में बता देते हैं। देखिए, टोपो आइसोमरेज एंजाइम है, यहाँ पे सुपर कॉइलिंग को ये कम करता है। ठीक, किसी भी टोपो आइसोमरेज क्या करता है, किसी भी स्ट्रैंड को काट करके सुपर कॉइलिंग को कम करके एक्चुअली सुपर कॉइलिंग को ये दूर कर देता है। फिर यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन होती है, और ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जब ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड खुलते हैं तो यहाँ पे ये प्रोटीन काम करती है ताकि ये यहाँ पे क्या करे, ये दोनों स्ट्रैंड आपस में फिर से ना मिल जाएं, है ना। इस वजह से यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन काम करती है। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, हेलिकेज एंजाइम इन दोनों स्ट्रैंड के बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं उनको हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है और पूरी चेन को ब्रेक करता है, यानी जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हैं इनको अलग अलग करने का काम करता है कौन, हेलिकेज। इसके अलावा अगर बात करें, इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज जो है, ये डीएनए पॉलीमरेज कंटिन्यूअस चेन को बनाता रहता है। पुराना जो स्ट्रैंड होता है वो एक टेम्पलेट की तरह काम करता है, उस पर एक नया स्ट्रैंड बनता है। ठीक, ये नया स्ट्रैंड जो होता है वो 5' से 3' डायरेक्शन में बनता है, जबकि दूसरा जो 3' से 5' डायरेक्शन में बनता है वो जो नया स्ट्रैंड है वो टुकड़ों में बनता है, जिसको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। बनाता कौन है, डीएनए पॉलीमरेज में बनाता है। फिर जो ये छोटे छोटे टुकड़े हैं इनको जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज करता है, और इन जो स्ट्रैंड होते हैं इनको जो है जोड़ने का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज करता है। ठीक, और डीएनए प्राइमर यहाँ पे जुड़ते हैं तब जाकर एक चेन का निर्माण होता है। उसी प्रकार से आगे भी आपको दिखते हैं, तो आगे भी यहाँ पे भी वही चीज़ समझाई गई है दोबारा से। यहाँ पे देखो, ये आपकी लैगिंग स्ट्रैंड है। इस लैगिंग स्ट्रैंड में जो है अलग अलग यानी इतनी चेन बनी फिर रुक गई, फिर इतनी चेन बनी फिर रुक गई, यानी इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। और हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, हेलिकेज एंजाइम ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इनको तोड़ने का काम करता है। ये आपकी कंटिन्यूअस चेन यहाँ पे बनती चली जाती है, जिसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, तो वो पिछले वाले चित्र में काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट क्लियरिटी थी एकदम, यहाँ पर भी है, पर वो चित्र थोड़ा सा समझने में आसान लग रहा था। ठीक, इसमें भी आपके ये आरएनए प्राइमर हैं, आरएनए प्राइमर लगेंगे तभी जाकर चेन का निर्माण होता है। यहाँ पर भी देखो आरएनए प्राइमर लगे हैं, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है। ये आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है, ये चेन को बनाने का काम करता है। पुराने स्ट्रैंड होते हैं वो टेम्पलेट की तरह काम करते हैं, उस पर नया स्ट्रैंड बनता है किसकी मदद से, डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से। ठीक, यहाँ पर भी वही चित्र को जो है डायरेक्शन चेंज कर दिया गया, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। यहाँ पे देखिए हेलिकेज एंजाइम है, ये हेलिकेज एंजाइम डीएनए के दोनों जो स्ट्रैंड है इनको तोड़ने का काम करता है। ये आपकी लैगिंग स्ट्रैंड है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस यानी असत रूप से जो है नए चैन का निर्माण होता है। चैन बनी फिर रुक गई, फिर बनी फिर रुक गई, इन टुकड़ों को हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। और यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से एक लीडिंग स्ट्रैंड यानी कंटिन्यूअस चैन बनती आ रही है ना। अब ये आपके जो है न्यूक्लियोटाइड आ रहे हैं बन बन के यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बन के आते हैं। और ये आपके रेप्लिकेशन फॉर्क होती है, ये इस प्रकार से यानी उल्टे वाई की तरह की रेप्लिकेशन फॉर्क होती है, उस पर यह डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से जो होता है चैन का निर्माण होता है। ठीक, और ये आपका जो डीएनए होता है ये टेम्पलेट की तरह, इनके दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो टेम्पलेट की तरह एक्चुअली काम करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और एक डीएनए से उसी के जैसे दो डीएनए बन जाते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा, इसी को हम बोलते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन। तो ये बायोलॉजी फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको समय से जो है नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हाँ, ये चीज़ लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि बहुत सारे बच्चे जो अब नहीं जुड़ पाते हैं वो भी जो है हमारे यूट्यूब चैनल को पे जुड़ के हमारे साथ जो वीडियो लेक्चर है उनको देख पाएँ। तो ठीक है, इस प्रकार से आपका डीएनए का रेप्लिकेशन पूरा होता है।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में। टिल देन थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।